वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मशीन डिज़ाइन से रिलेटेड मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट और टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यूज़ में भी बहुत सारे सवालात जो हैं इसमें से पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये एक माइल्ड स्टील का एक मटेरियल है जिसकी एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाई हुई है। इसमें सिंपली अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को डिफाइन करना चाहें, हम बोलें कि ये बनती कैसे, ये है क्या चीज़, तो सिंपल आप ये बोलेंगे कि एक हमारे पास, जैसे मैं आपको इसका बता देता हूँ सिंपल सा क्या मैकेनिज़्म क्या मेथडोलॉजी होती है। इसमें हम एक स्पेसिमेन लेते हैं, कोई भी, जैसे माइल्ड स्टील का कोई भी आपने स्पेसिमेन ले लिया, और एक मशीन होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसके अंदर उसके जास, उसके अंदर जो एंड्स होते हैं, जो स्पेसिमेन होता है उसको हम क्लैम कर लेते हैं किसके अंदर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर, यानी जकड़ के उसको पकड़ लेते हैं बिल्कुल। उसके बाद फिर हम उसके अंदर जो है टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, और फिर उस फोर्स के नतीजे में हमारे पास जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक ताल्लुक बनता है जिसको हम एक ग्राफ की मदद से दिखाते हैं। तो यही ग्राफ और यही डायग्राम को हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रही है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये सिंपली हमारे पास जनरेट होती है। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं उनको हम ज़रा थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं, उनका क्या मकसद है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बनता है हद तनासुब का, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। तो क्या लिखा है जनाब कि हद तनासुब से मुराद ये है कि जिस तनासुब से स्ट्रेस में इजाफा होता है उसी तनासुब से स्ट्रेन में भी इजाफा होता है। यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के रास्त मुतनासिब होते हैं। मतलब ये है कि जैसे अगर आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो स्ट्रेस, अगर हमने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया हुआ है कोई भी मटेरियल का, तो जितनी मिकदार में आप स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ही मिकदार में हमारे पास स्ट्रेन पैदा होगा। 2 का स्ट्रेस लगाया है तो 2 स्ट्रेन पैदा होगी। 4 का स्ट्रेस लगाया है, यानी उसकी वैल्यू अगर 4 है तो 4 ही स्ट्रेन पैदा होगा। तो ये एक इन दोनों के दरमियान तनासुब कायम रहता है। तो कौन से पॉइंट तक, ये पी पॉइंट तक ये तनासुब कायम रहता है कि हम लोडिंग करते हैं, स्ट्रेस पैदा होता है, जितनी मिकदार में स्ट्रेस पैदा हुआ उतनी ही मिकदार में हमारे पास स्ट्रेन भी पैदा हो गया। उसके बाद होता क्या है कि जब हम उस पॉइंट से, यानी कि जब तक तो तनासुब कायम है तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है कि तनासुब कायम नहीं रहता। मतलब जितना हम स्ट्रेस बढ़ा रहे होते हैं उतना स्ट्रेन नहीं बढ़ता, स्ट्रेन कुछ ज़्यादा मिकदार में बढ़ने लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि तनासुब जो है वो कायम नहीं रहती। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं हद लचक, यानी इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट, और इसको उर्दू में हम बोलेंगे हद लचक, क्या होती है। ये हद लचक से मुराद मटेरियल की वो हद है, कौन सी हद, जिसके अंदर रहते हुए अगर इस पर वज़न लगाया जाए, मतलब हम लोड लगा रहे हैं ना, लोडिंग करते रहे हैं, तो जब हम लोडिंग करेंगे इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो इसमें बिगाड़ पैदा हो और वज़न हटाने पर वो अपनी असल हालत में वापस आ जाए। तो इससे सिंपली इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो इलास्टिक लिमिट में हमारे पास क्या है कि कर्व देखें आप, बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी सी कर्व जो है वो कर्व में आ रही है। जो हमारे पास डायग्राम है वो कर्व बन रही है, जो कि ये शो कर रही है कि पी पॉइंट के बाद जो तनासुब था स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान वो कायम नहीं है। स्ट्रेस के बढ़ने से जो स्ट्रेन है, यानी बिगाड़ जो है, वो ज़्यादा मिकदार में आ रहा है। और इसमें इलास्टिक लिमिट से मुराद सिर्फ हम यही लेते हैं कि अगर हम इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाएं मटेरियल पर, और अगर हम लोड हटा दें तो वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। जैसे हम स्प्रिंग पे, अगर हम उसको स्प्रिंग को 2 किनारों से पकड़ें और एंड से पकड़ने के बाद उस पर लोड लगाएं, और जैसी लोड लगाने के बाद छोड़ें, अगर तो वो अपनी असल हालत में वापस आ गया तो इसका मतलब हमने इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए उस पर लोड लगाया है, तभी वो अपनी असल हालत में वापस आ गया। तो यही इलास्टिक लिमिट से ही अगर हम देखें तो एक वो बनती है, डेफिनेशन बनती है हुक्स लॉ की। क्या बनती है कि हद लचक के अंदर रहते हुए स्ट्रेस स्ट्रेन के बराह रास्त मुतनासिब होता है। मतलब क्या है कि हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगी, और स्ट्रेन कम करेंगे तो, और स्ट्रेस कम करेंगे तो स्ट्रेन कम बढ़ेगी। तो ये एक हुक्स लॉ है जो कि अप टू इलास्टिक लिमिट तक जो है ये वैलिड होता है। यानी कि जो है हद लचक के अंदर रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या होते हैं, बराह रास्त मुतनासिब होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि
यहाँ तक तो हम पहुँच गए इलास्टिक लिमिट तक कि हमने लोड हटाया तो असल हालत में वापस आ गया। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम दोबारा यानी कि इलास्टिक लिमिट को अगर हम क्रॉस कर जाएँ तो फिर क्या होगा, यानी कि हम उस लोड की मिकदार तक पहुँच जाएँ जहाँ पे अगर हम लोड हटाएँ तो मटेरियल अपनी असल हालत में वापस ना आए, थोड़ा बहुत बिगाड़ उसके अंदर स्टोर हो जाए, मतलब उसके अंदर मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो जाए, वो अपनी असल हालत में वापस ना आए। ठीक है, तो ये होता है नुक्ता इज़ाफ़ या इसे बोलते हैं यील्ड पॉइंट। अब ये क्या है, हद लचक से स्ट्रेस को बढ़ाया, मतलब इलास्टिक लिमिट तक तो मटेरियल अपनी असल हालत में वापस आ रहा था, लेकिन इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर लोड लगा दिया तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मटेरियल की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो अब अपनी असल हालत में वापस नहीं आ सकता और प्लास्टिसिटी पैदा हो जाएगी। प्लास्टिसिटी से सिंपली ये मुराद है कि उसके अंदर मुस्तकिल बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया है, अब वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ बिगाड़ उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेन में गैर मामूली इजाफा होता है, यानी स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा मिकदार में जो है बढ़ना या तब्दील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नुक्ताए ज़ाफ़ बोलते हैं कि क्या, जिसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और प्लास्टिसिटी इसमें क्या होती है, पैदा हो जाती है, मतलब उसके अंदर मुस्तकिल बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। तो फिर इसमें भी यील्ड पॉइंट के भी दो पॉइंट बनते हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट बनता है और एक बनता है लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये मैंने इधर बताया हुआ अपर नुक्ता इज़ाफ़, और इंग्लिश में बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये देखें यू आपको नज़र आ रहा होगा, ये यू पॉइंट, ये है हमारे पास क्या, अपर यील्ड पॉइंट। अब ये क्या बताता है कि एक ऐसा नुक्ता है जहाँ पर किसी मटेरियल में मुस्तकिल बिगाड़ पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दरकार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अभी हम लोअर यील्ड पॉइंट देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा कि ये मतलब हो क्या रहा है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अपर यील्ड के बाद कौन सा आता है, लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये हमारे पास है लोअर नुक्ता इज़ाफ़ या इंग्लिश में बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा नुक्ता है जहाँ पर किसी मटेरियल में मुस्तकिल बिगाड़ कायम रखने के लिए क्या होता है, कम से कम मिकदार की स्ट्रेस दरकार हो, उसे क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे स्ट्रेस की वो मिकदार जो कम से कम मिकदार हो, जो कि क्या रखे, उसके अंदर मुस्तकिल बिगाड़ को कायम रखे, उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को लोअर नुक्ता इज़ाफ़। अब देखिए होता क्या है कि देखिए अपर यील्ड पॉइंट में अगर आप चेक करें कि स्ट्रेस की मिकदार ज़्यादा है, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है, क्योंकि नीचे आ रहा है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब ये कर्व नीचे क्यों आ रही है, सवाल तो ये पैदा होता है। देखिए इसका सिंपल ये है कि मैं आपको एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन देता हूँ। होता ये है कि अपर यील्ड पॉइंट पे जो भी एलिमेंट होता है ना, या मटेरियल होता है, उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है कोई भी एक मटेरियल है, उसके अंदर एटम्स तो होंगे ना, और एटम्स बॉन्ड भी बनाते हैं, आपस में बॉन्डिंग की मदद से वो जुड़े होते हैं। तो अपर यील्ड पॉइंट पे क्या होता है कि हम उस स्ट्रेस पे चले जाते हैं, लोड की उस वैल्यू पे चले जाते हैं जहाँ पर हम उनके दरमियान, एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड, उसको हम तोड़ सकें। तो अपर यील्ड पॉइंट पे जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब एटम्स के दरमियान बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या कि जो एटम्स के दरमियान इत्तेहाद था, जिसके यानी कि जिसको वो आपस में, जिसकी मदद से आपस में वो जुड़े हुए थे, अब वो इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है, मतलब एक ने जो है वो ताल्लुक़ तोड़ दिया, मतलब बॉन्ड तोड़ दिया, दो बॉन्ड टूटे, तीन बॉन्ड टूटे। जिस तरह हमारे पास बॉन्ड टूटते जाएंगे तो एटम्स जो हैं वो, जो हम उसके ऊपर मटेरियल के ऊपर अप्लाइड लोड लगा रहे हैं या बैरूनी क़ुव्वत लगा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मुज़ामत कम कर पाएंगे। सिंपल सी एग्जांपल आपने ये पढ़ी भी होगी ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, के ज़्यादा लकड़ियाँ हों तो उसको काटना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर अलग अलग लकड़ी को हम काटें तो वो काटना आसान होती है। इसी तरह अगर एटम्स बहुत सारे हैं और उनके दरमियान बॉन्ड की मदद से वो जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा उनमें बिगाड़ पैदा करने के लिए। लेकिन अगर हम उस स्ट्रेस पे पहुंच गए जहां पर हमने उनके एटम्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर दिया, तो वो क्या होगा, अलग अलग लकड़ी की तरह वो होना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या है कि उनके दरमियान जो यूनिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो होगा क्या कि हमें क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो हमें कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर बिगाड़ पैदा होता जाएगा। तो यही जो कर्व नीचे जा रही है, इसका मतलब यही है कि एटम्स की जो बॉन्डिंग है वो टूटी, उसकी मदद से जो है हमारे पास मुज़ामत जो दे रहे थे एटम्स, उन्होंने कम मुज़ामत की, कम मुज़ामत की वजह से हमें स्ट्रेस कम लगाना पड़ा और स्ट्रेन फिर भी पैदा हो रही है।
स्ट्रेन तो बिगाड़ है, एटम्स के बॉन्ड टूटेंगे तो बिगाड़ तो पैदा हो रहा है ना, और ये मुस्तकिल है, ये वापस भी नहीं आ सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लोअर यील्ड पॉइंट के बाद अचानक बढ़ती है। जैसे अगर हम बात करें, अगला नुक्ता जो आएगा, अगला हमारे पास जो है वो अल्टीमेट देखें, अगर दोबारा ये कर्व ऊपर होना शुरू हो गई है, ऊपर क्यों जा रही है भाई, ये भी एक सवाल है। इसका रीज़न ये है, देखिए हमने पहले तो हमने लोड लगाया, एटम्स के दरमियान बॉन्ड टूटते गए टूटते गए टूटते गए। हमने कहा भाई हमारे पास जैसे जैसे बॉन्ड टूट रहे हैं हमारे लिए आसान है, हम इसके अंदर कम स्ट्रेस कम लोड भी लगाएं तो इसके अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि जब एटम्स टूट टूट के एक जगह पे एक प्लेन में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो एक प्लेन में जाके इकट्ठा होना शुरू हुए तो अब क्या हुआ, इकट्ठे हो गए ना, वो इत्तेहाद पैदा हो गया। अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो जो मुज़ाहमत है लोड के ख़िलाफ़ ज़्यादा करेंगे। जब वो मुज़ाहमत ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए, ज़्यादा लोड चाहिए उसके अंदर बिगाड़ पैदा करने के लिए। मतलब इस स्टेज पे लोअर यील्ड पॉइंट पे हमारे पास ये होता है कि एटम्स जो हैं एक स्पेसिफिक प्लेन में जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो जो उनके दरमियान जो बॉन्ड टूटे थे ना, तो एटम्स अलहदा हो रहे थे, तो अलहदा होकर एक प्लेन में जमा हो गए। जब वो एक प्लेन में जमा हो गए तो उनके दरमियान इत्तेहाद कायम हो गया। इत्तेहाद कायम हो गया तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो हमारे लोड के ख़िलाफ़ ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा मुज़ाहमत देंगे, तो हमें ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो। इसलिए जो है स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। और ये हमारे पास है यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का सबसे बुलंद मकाम है। इस मकाम पर स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस है जो कि मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। और मटेरियल की लंबाई में इजाफा, लंबाई में ज़ाहिर सी बात है जब लंबाई में इजाफा होगा रकबे में एरिया में कमी हो जाएगी और गर्दन बनने का अमल शुरू हो जाएगा। गर्दन बनने से मुराद सिंपल ये देखें, स्पेसिमेन होता है ना, अब स्पेसिमेन इस तरह का होता है कुछ, अगर मैं इसको बनाऊँ इस तरह का, अब यहाँ इस पॉइंट पे एरिया इतना कम हो जाता है कि वो बिल्कुल एक तार की तरह दिखाई देता है। तो यूटीएस के बाद यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बाद एरिया मटेरियल का इतना कम हो जाता है कि वो एक गर्दन नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि ये गर्दन बनने का जो अमल है वो शुरू हो गया। आखिरी पॉइंट हमारे पास है ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब यहाँ क्या होगा, मटेरियल टूट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास देखें ये वो स्ट्रेस है जिस पर मटेरियल गर्दन बनने के अमल के बाद लोड हटाने पर भी बिगाड़ की वजह से टूट जाता है। ज़ाहिर सी बात है जब वो इतना हमने बिगाड़ पैदा कर दिया कि एरिया इतना कम हो गया कि तार के बराबर हो गया है, तार के बराबर कम हो गया है, इतना कम हो गया है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम कम भी लोड लगाएंगे तो वो आराम से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये थी हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई एम्बिग्यूटी, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। एंड लेक्चर सिर्फ यही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे मशीन डिज़ाइन के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में भी। टिल देन खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।